वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर से संबंधित होगा जो ओके, तो यानी कि बीए सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीए थर्ड सेमेस्टर आप डायरेक्ट बोल सकते हो, कुछ भी बोलें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा उसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाएगी विस्तृत फॉर्म में। तो आप परेशान ना होइएगा। 2022-23 या आने वाली परीक्षाएं 24-25 इन सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही सिलेबस ही रहेगा और सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी मंच पर हर चीज सुविधा आपको मिलेगी और विधिवत तरीके से आपका पाठ्यक्रम जो है पूरा करवाने का प्रयास भी रहेगा। आपको मॉडल पेपर भी मिलते रहेंगे समय समय पर और क्वेश्चन पेपर विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के सॉल्व करवा करके मैं देता ही रहता हूं, तो आप लोग आसानी से हर एक चीज़ यहां पर पा सकते हैं। तो न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका सिलेबस लिखा हुआ होगा। मैंने अपने हाथों से आपके सिलेबस को लिखा है बैठ करके, उसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपके पेपर का नाम है ओके, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ कहीं ना कहीं पे आपका सिलेबस है जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आइए हम समझते हैं कि आखिरकार आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर संकलित हैं। और एक बात मैं बता दूं, सबसे मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं, आपका छोटा सा सिलेबस है। और छोटा सिलेबस होने के साथ ही साथ आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में हूबहू आपको मिलेंगे। बट वो जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, जैसे कि लोकतंत्र सेकंड सेमेस्टर में भी चैप्टर है आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, जो है पब्लिक जो है पब्लिक मत नहीं होगा, मतलब पब्लिक ओपिनियन जिसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि सामाजिक न्याय के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना था और थर्ड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो और भी चैप्टर्स कुछ मुझे दिखे हैं, जैसे राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव समूह चैप्टर आपको थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में और सामाजिक न्याय, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में भी वही है और सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि सेकंड सेमेस्टर में जो आपका ये चैप्टर था वो वैश्विक स्तर पर था, वो ग्लोबल स्तर पर था। लेकिन यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो भारतीय स्तर पर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो लोकतंत्र आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा वो लोकतंत्र की अवधारणा को समझा, लेकिन अब लोकतंत्र की परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, भारत में लोकतंत्र के आयाम क्या हैं, इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो आइए हम जो है बात करते हैं कि बीए थर्ड सेमेस्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है और जान लेते हैं विस्तार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, कुछ भी बोलो। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, न्यू सिलेबस होगा 2023 का यानी 22-23 का ओके। चलिए, तो आपका सिलेबस जो होता है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप देखते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में और चाहे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सभी में आपकी जो यूनिट होगी उसका जो डिवाइडेशन होगा वो लगभग मेरे हिसाब से या 8 इकाइयों में होता है। यानी कि लगभग आप देखिएगा तो 8 यूनिट्स में आपका डिवाइड होता है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आइए हम पहली इकाई के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद में फिर सेकंड इकाई, थर्ड इकाई, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आखिरकार यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है हमको सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है तो माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखते हैं भारत में लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में हमको पढ़ना है। भारत में लोकतंत्र के बारे में हमको जानना है। लोकतंत्र के बारे में आप लोगों ने तो निश्चित तौर पर जाना ही होगा कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र के बारे में विस्तार से आप लोगों ने समझा होगा। मेरे हिसाब से लोकतंत्र की अवधारणा आप सभी लोगों को पता होगी। आप सभी लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ा होगा। मैंने विस्तार से लोकतंत्र के बारे में समझाया भी है आपको, ठीक है। लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषा विद्वानों ने दी है, इन सभी चीज़ों को मैंने जो है समझाया है और आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। वैसे लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो जॉर्ज सीले का आपको कथन मैंने बताया होगा। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन होता है
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। तो लोकतंत्र वही होता है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। तो इसी प्रकार से हम हर एक चीज़ को यानी कि विद्वानों की दी गई परिभाषाओं के हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद में लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, जैसे कि लोकतंत्र का भारत में विकास या लोकतंत्र के प्रति रुझान किस प्रकार से बढ़ा। पहले आप देखते हैं राजतंत्र होती थी, राजशाही होती थी, तो उसको छोड़ करके लोगों ने लोकतंत्र के प्रति क्यों आकर्षण उनका बढ़ा, क्यों वो लोग लोकतंत्र के लिए अग्रसर हुए लोग। और चाहे भारत देश की ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वैश्विक स्तर पर आप यूरोपीय कंट्रीज़ में देखेंगे किस प्रकार से लोकतंत्र का एक प्रकार से दबदबा कहीं ना कहीं पे एक वेग आता है। क्रांतियों के बाद में लोकतंत्र ही आता है। चूँकि लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन होता है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। जबकि लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर के संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। सीले का कथन हमने बताया ही कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र जो होता है, इससे लगता है कि हाँ प्रजा शासन कर रही है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो कुल मिलाकर के जनता के हितों का रक्षण करता है, ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, तमाम प्रकार की जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकतंत्र। तो ओवरऑल अगर हम इसको एक जो है व्यापक स्तर पर समझें तो लोकतंत्र एक वैश्विक स्तर पर है। हर देश में आप देखेंगे लोकतंत्र की आने की अलग अलग प्रक्रिया है। उसी संदर्भ में हम भारत में लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। इसकी जो है कुछ प्रक्षेप वक्र माने होता है, इसी से संबंधित है भारत में लोकतंत्र का किस प्रकार से रुझान बढ़ा। प्रक्षेप वक्र का मतलब कि रुझान किस प्रकार से भारत में या अन्य देशों में किस प्रकार से लोकतंत्र का जब नामो निशान नहीं था किस प्रकार से बढ़ा, किस प्रकार से नींव यानी फाउंडेशंस जो है डेमोक्रेसी का स्थापित होता है, नींव स्थापित होती है भारत में, इसको समझना पड़ेगा। और विभिन्न आयाम होते हैं, चूँकि लोकतंत्र के विभिन्न जो है आयाम होते हैं, उन आयामों को हम समझेंगे। अंग्रेजी में ऊपर लिखा है, हिंदी में नीचे लिखा है। हम इन तमाम, तो आप सभी लोग देखते रहिएगा, जिनको अंग्रेजी में देखना अंग्रेजी में देख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए। तो विभिन्न आयाम जो होते हैं लोकतंत्र के, यानी डेमोक्रेसी के जो विभिन्न डिमेंशंस होते हैं, इनके बारे में हमको डायमेंशंस होते हैं, उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो इसको हम समझेंगे। इसके बाद में कुछ मतलब चुनौतियां होती हैं लोकतंत्र के मार्ग में, कुछ बाधक चीज़ें आती हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं, चाहे वो आप कोई विचार हो या कोई मुद्दा हो, कोई समस्या हो, हर एक समस्या को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में आप देखते हैं चुनौतियों का सामना हर क्षण करना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोकतंत्र में जो व्याप्त चुनौतियां हैं, भारत में लोकतंत्र है लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी हमको चर्चा करनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 1-2 चैप्टर में लगभग आपका इकाई 1 समाप्त हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में, भारत में लोकतंत्र की स्थिति और भारत में कैसा लोकतंत्र है या भारत में लोकतंत्र की जो वर्तमान स्थिति है, इसको भी हमको यहाँ पर जान लेना आवश्यक होगा, चूंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो आगे बढ़ेंगे। तो इकाई 1 आपकी समझ में आ गई होगी। इकाई 2 की अगर हम बात करें भैया, इकाई 2 आप देखिएगा, सभी लोग देखिएगा इकाई 2 में आप देखते हैं जो है क्या है, इकाई 2 में आप पढ़ेंगे जो है पार्टी प्रणाली यानी किस प्रकार से जो है पार्टी जो है बनती है, यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं इनके बारे में जानना है और पार्टी किस प्रकार से बनती, तो इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। और दबाव समूह क्या होते हैं इनके बारे में, तो दबाव समूह को अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। या देखिए पार्टी सिस्टम को जानना है हमको, सबसे पहले पार्टी प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से किसी जो है भारत में खास करके जो है किस प्रकार से पार्टी का दर्जा दिया जाता है किसी भी पार्टी को, कौन कौन से पैमाने पर खरा उतरना होता है उस पर्टिकुलर पार्टी को जिसको जो है पार्टी का दर्जा मिलना है। तो उन तमाम पहलुओं पर चर्चा रहेगा यहाँ पर। और पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो राजनीतिक पार्टी जिसको हिंदी में कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां आप देखते हैं जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब। तो ये तो जो है नेशन के स्तर पर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। जबकि बात की जाए
और भी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब पार्टी आप देखते हैं तो ये जो है स्टेट लेवल की हैं, ठीक। तो ये इन सभी पार्टियों के बारे में, तो भारत में किस प्रकार से पार्टी सिस्टम है और राजनीतिक पार्टियों के बारे में समझना पड़ेगा। उसके बाद में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कुछ दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह के कुछ सीमित उद्देश्य होते हैं और उन्हीं सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूह बनाए जाते हैं और ये सरकार पर खास करके प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबाव क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसान का जो संगठन है, किसान का जो दल है, वो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि किसान का जो दल है, जो संगठन है, वो जब धरना करता है तो एक प्रकार से सरकार पर प्रेशर जमता है। जो पार्टी जो है रूल कर रही होती है, रेगुलेशन कर रही होती है, उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जनता बैठ चुकी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो है यही विशेषता होती है कि जनता जब चाहती है तब धरना कर सकती है बिना अस्त्र शस्त्र के, ठीक है, शांति प्रिय तरीके से। तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, ये समय समय पर जब सरकार के द्वारा कोई गलत नीतियां बनाई जाती हैं, जब संसद में कोई संविधान के खिलाफ कोई कानून पास होता है, तो उन कानून के विरोध में या उन नीतियों के विरोध में दबाव समूह सामने आते हैं, जिनसे जनता का ह्रास, मतलब कि जनता की मानसिकता, नैतिकता या जनता के जो मनोवृत्तियाँ होती हैं या फिर जनता के लिए वो अच्छी नहीं होती हैं, ऐसी विचारधारा जब सरकार लाती तो जनता खास करके उसका विद्रोह करती, मतलब कि विरोध करती है। और जनता विरोध नहीं करती, जनता विरोध कहीं ना कहीं पे जनता का आधार बनता है यही प्रेशर ग्रुप्स में ही जनता एकत्रित होकर के और जन आंदोलन करती है, ठीक। तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि सरकार पर आने वाले समय में दबाव क्रिएट करते हैं। तो दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े हुए होते हैं और ऐसे शक्ति संगठन होते हैं ये जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये चीज़ हो गई। आगे तो ये दबाव समूह, राजनीतिक पार्टियां वगैरह तो आपके समझ में आ ही गई होंगी। तो ये इस यहाँ पर इकाई 2 यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे इकाई 3। इकाई 3 समझते हैं यहाँ पर, देखिएगा, रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड चैलेंजेस। यानी कि ग्रामीण और जो शहरी स्थानीय सरकारें हैं, ग्रामीण में किस प्रकार से, गांव में किस प्रकार से स्थानीय सरकारें होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं गांव में किस प्रकार से चुनाव होता है और चुनाव में कौन कौन सी सरकारें, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, आप देखते होंगे, क्षेत्र पंचायत हो गया और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय आप देख रहे हो, मतलब देखते होंगे। खास करके ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत का मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से जो बीडीसी चुने जाते हैं, उन बीडीसी वोट देते हैं, तब जो है क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख तब बनते हैं। एक ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक होता है, प्रखंड होता है जिसको कहते हैं, तो ब्लॉक जो होता है उसका मुखिया होता है, जो उसको मतलब चुनता, उनको चुनते कौन है, बीडीसी चुनते। बीडीसी को कौन चुनता है, जनता चुनती है बीडीसी को, ओके। और ग्राम प्रधान तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो है जिला पंचायत एक होता है। जिला पंचायत जो होता है, जिला पंचायत में कुछ जिला के कुछ भाग का एक अंश जो है जो दिया जाता है, कुछ प्रखंड, कुछ ब्लॉक दे दिए जाते हैं उसमें, ठीक है। जिला को 2-3 भागों में बांट करके, अगर बड़ा जिला है तो ऐसे करके कर दिया जाता है। तो ये होती, इसी प्रकार से आप देखते हैं तो नगर पालिकाओं के चुनाव वगैरह होते हैं नगरों में, तो ये सब जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी जो ग्रामीण स्थानीय सरकारें उनके बारे में और जो शहरी स्थानीय सरकारें उनके बारे में, हमको दोनों के बारे में पढ़ना है और इनका इतिहास जानना है हमको, और किस प्रकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा आई हैं। आप ये भी देखेंगे कि ये भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में आई हैं। इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा है, ये कार्य कैसे कैसे करती हैं और इनकी चुनौतियां क्या क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में खास करके, इसको हमको जानना है। तो ये भी हम जानेंगे इकाई 3 के अंतर्गत। अब बात करते हैं इकाई 4 में हमको क्या क्या पढ़ना भैया। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अच्छी वीडियो देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है ज्वाइन करिए, और शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ जुड़ा रहता है और आपको अच्छी तकनीकी और अच्छे तरीके से अच्छी जो है गति प्रदान करता है आपकी पढ़ाई में, और आपके जीवन में एक जो है तारतम्यता स्थापित करने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार करता आ रहा है। और चलिए इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन की निरंतरता बनाए हुए
बनाने के लिए इकाई 4 में हम देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। इकाई 4 की बात करें तो हम इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्शंस के बारे में इसमें हमको जानना है। इलेक्शंस कैसे होता है इसके बारे में समझना है, ठीक है। जो है मशीनरी, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्ट्रोल प्रोसेस, मतलब कि जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस होते हैं, इशूज़ एंड जो है रिफॉर्म्स जो होते हैं, इनकी सभी के बारे में हमको समझना है। यानी कि चुनाव जो है किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा, चुनाव की परिभाषा। उसके बाद में चुनाव कैसे कैसे होते हैं, मशीनरी के द्वारा किस प्रकार चुनाव होते हैं, मतदान व्यवहार किसे कहते हैं, क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, क्या है चुनावी प्रक्रिया, और क्या क्या समस्याएं या मुद्दे रहे हैं किसमें, इलेक्शन में, और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता अभी है चुनाव प्रक्रिया में। इन तमाम मुद्दों पर हमको जानना है। चूँकि हम ही लोग, यानी कि जो शिक्षक होता है या जो छात्र होता है, यही लोग जो है भारत के में आप देखते हैं हम ही लोग ही विचार देते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर ही विचार देते हैं, आप देखते होंगे। वही विचार जो है जा करके संसद में लोग कानून बनाते हैं, उसी पर विचार विमर्श करते हैं। जो सलाहकार होते हैं वो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े IAS ऑफिसर होते हैं, नेता मंत्रियों के। तो इन सभी को हमको समझना है। इसके बाद में इसी में ही है आपको जो है पॉलिटिक्स ऑफ जो है सक्सेशन एंड एकोमोडेशन, यानी कि अलगाव और आवास की जो राजनीति है, इस अलगाव और आवास की राजनीति के बारे में भी हम एक नज़र ज़रूर डालेंगे। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम इकाई 5 में प्रवेश करेंगे। इकाई 5 में जैसे हम प्रवेश करते हैं भैया, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है हमको 3-4 पहलुओं पर खास करके चर्चा करनी होती है। तो यहाँ पर कम्युनलिज्म जो होता है, इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। सांप्रदायिकता आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच में खास करके हो रही है। सांप्रदायिकता का आधार वैसे धर्म भी हो सकता है, भाषा भी हो सकती है, जात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अलग पहलू हो जाएगा। लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता का अगर मैं वास्तविक पहलुओं की बात करूं तो सांप्रदायिकता की वास्तविक पहलू वर्तमान में जो चल रही है वो खास करके धार्मिक जो है कट्टरता आप देख सकते हैं, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। और आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा और मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टरता, ये दोनों कहीं न कहीं पे आज समाज को ले डूबेंगी, भारतीय परिप्रेक्ष्य को ले डूबेंगी। और भारत जहाँ पर आज खड़ा हुआ है वहाँ पर आप देख के नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम का दंगे आप देखते हैं बार बार होते रहते हैं। तो यही सांप्रदायिकता है, ठीक है। इसके क्या क्या कारण हैं, इसके विभिन्न पहलू हैं, इस पर व्यापक स्तर पर हम चर्चा करेंगे और विधिवत तरीके से जानेंगे। अब जब मैं सांप्रदायिकता पढ़ाऊंगा तो हिंदुओं को भी बुरा लगेगा, मुसलमानों को भी बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा, उसके भी कारण है, और भी धर्म के लोगों को बुरा लग सकता है। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी सांप्रदायिकता मैं पढ़ाऊंगा या आप पढ़िएगा तो धर्म के चोले को प्लीज़ उतार दीजिएगा थोड़े से समय के लिए। मैं भी धार्मिक हूँ, आप भी धार्मिक हैं, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा धर्म को थोड़ा सा अगर हम दूर रख देंगे तो विधिवत तरीके से उन पहलुओं को समझ सकेंगे। बाद में आपका जो चश्मा है वो आप लगाइए, जिस धर्म का चश्मा है उस धर्म का चश्मा लगाइए, उस तरीके से आप अपने आप को ज़िंदगी जीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब भी पढ़ें तो कुछ आते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं आक्रोश कट्टरवादी, वो जा आकर के कमेंट्स करने लगते हैं, SMS करते हैं व्हाट्सएप पर आकर के कि ऐसे नहीं ऐसे गुरुजी आपने ये कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। तो वो चीज़ें हैं, मैं किसी की भावना को ठेस बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जब भी आप सांप्रदायिकता पढ़ेंगे तो उसमें जो आपकी जो भी धर्म की बुराइयां होंगी या फिर उनकी कमियां होंगी उनको बताना पड़ेगा, और किन कारण से सांप्रदायिकता आज भारत में बढ़ रही है उनको भी जानना पड़ेगा। और खासकर सबसे बड़ा कारण होगा राजनीतिक कारण। इसका सांप्रदायिकता बढ़ने का आज जो सबसे बड़ा कारण है वो राजनीतिक कारण है, और राजनेता लोग उकसाते हैं, इसीलिए दंगे होते हैं। इसमें कहने की मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक। चले हालांकि आगे बढ़ते हैं तो सांप्रदायिकता को समझेंगे। इसके बाद में हम सेक्युलरिज्म को, यानी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द वास्तव रूप से भारतीय संविधान में था नहीं, और भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं ग्रहण किया गया है, पंथ निरपेक्षता शब्द ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आप देखिएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें बहुत सारे संशोधन इंदिरा गांधी ने किए थे। 1976 ईस्वी की बात है, तो उसमें संशोधन होता है, उसी में जो है ये शब्द अखंडता और एक शब्द और है, और ये धर्मनिरपेक्षता, ठीक है।
अखंडता और बंधुत्व शायद है, या और कोई शब्द है, अखंडता और ये धर्मनिरपेक्षता और एक शब्द है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बंधुत्व या कुछ ऐसे शब्द है, उसको जोड़ा गया था। तो सेकुलरिज्म के बारे में हमको जाना, धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो इसको हम जानेंगे सेकुलरिज्म। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी पॉलिटिकल साइंस में राज्य की बात मैं करूं, इसका मतलब कि देश से बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका जो है रीजनलिज्म। मतलब रीजन माने होता है क्षेत्र, और इज्म जब भी किसी जो है अंग्रेजी में किसी के पीछे जब ISM लगा होता है, इसका मतलब होता है वाद यानी विचारधारा, क्षेत्रवाद की भावना। क्षेत्रवाद मतलब कि मैं मान लेते हैं कि गोंडा जिले से हूँ, तो गोंडा जिले मैं मान लेते कोई अधिकारी पद पर बैठूंगा, मतलब मान रहा हूँ मैं ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं पे मन में मेरे ज़रूर ये बात घूमेगी कि गोंडा का अगर कोई व्यक्ति होगा तो मैं उसको ज़रूर करवा दूंगा, चूँकि मेरे क्षेत्र का है। क्षेत्रवाद की भावना भी व्यापक होती है। क्षेत्रवाद की कहीं ना कहीं पे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना। अब अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम जो दूसरा क्षेत्र है उसको पीछे भी कर देते हैं अजाने अनजाने में, तो ये होता है आपका क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद व्यापक रूप भी धारण करता है। क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक भी सिद्ध होता है, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सब चीज़ें जो है, जो जातीयता, ये सब सांप्रदाय जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक सिद्ध होती है। राष्ट्रीय एकीकरण के कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले पहलू हैं, तत्व हैं। ठीक, तो क्षेत्रवाद भी इसी श्रृंखला में आता है। जिस प्रकार से सांप्रदायिकता समझेंगे उसी प्रकार से क्षेत्रवाद है। ठीक है, क्षेत्र विशेष को लेकर के आपसी तालमेल होता है। जब भी आपको मैं बता दूं कि आपका कोई दुश्मन आपके गांव का ही है, और जब या फिर मान लेते हैं एक कहानी जो है, एक रचना है बर्लिन की टूटी दीवार। बर्लिन की टूटी दीवार केदारनाथ सिंह की एक रचना है, एक कविता, छोटी सी कविता है। वो जर्मनी में जब रहते हैं, बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, जब वो बर्लिन की टूटी दीवार को देखते हैं तो वो एक कविता लिखते हैं बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर। उसमें आप देखिएगा पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को जो है एक दीवार बंधी थी, वो टूट जाती है, बाद में तोड़ दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में खड़ी करी जाती थी वो जो है। तो उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे जब केदारनाथ सिंह, हालांकि चले वो हिंदी का टॉपिक है, उसमें चले जाएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊँ क्षेत्रवाद की भावना। कि जब भी आप मान लेते अमेरिका में गए, अमेरिका में आप जाइएगा और भारत का कोई व्यक्ति वहाँ पर होगा और बगल में कोई पाकिस्तान का व्यक्ति होगा, तो भारत और पाकिस्तान जब आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान का है, मैं भारत का हूँ, तो भले ही आप यहाँ पर तो दुश्मन है भारत और पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पर आप मित्र बन जाएंगे 100%। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आपके घर का कोई दुश्मन, आप किसी गांव में निवास करते हैं और आपका कट्टर दुश्मन है, शहर में आप किसी बड़े शहर में जाइएगा और वहाँ पर जब वो आपको मिलेगा तो आप ज़रूर जा कर के उससे मिलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, भैया गहुआ का लिया है, ज़रूर पूछेंगे। इसमें कोनो दो राय नहीं है, ये जो है एकदम से 100% हकीकत है। ये होती है क्षेत्रवाद की भावना कि आपके अंदर भले ही गांव में रह करके कट्टरता पनप रही होती है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा वैमनस्य है, लेकिन जब आप वहाँ पर किसी अलग बड़े विस्तृत क्षेत्रफल पर मिलेंगे तो आपके अंदर क्षेत्रवाद की भावना जागृत होगी और वह आपको बार बार टटोलेगी कि फलाने जाओ उनसे मिलो। तो ये होता है क्षेत्रवाद। इसके बाद में हम बात करेंगे भाई ऑटोनॉमी, जो है ऑटोनॉमी अरेंजमेंट के बारे में, स्वायत्तता व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे यूनिट 6 के बारे में, और यूनिट 6 में आप देखिएगा सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शंस, यानी कि सामाजिक न्याय और सकारात्मक जो कार्रवाई होती है सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, इसके बारे में जानना है। और पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ नीतियाँ जो हैं जो कि सामाजिक न्याय की हैं उनको जानना है, और व्यवहार में कौन कौन सी नीतियाँ आ रही हैं इनके बारे में जानना, क्या क्या चीज़ें प्रयोग हो रही हैं, प्रैक्टिसेस क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सभी के बारे में भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम जानने का प्रयास करेंगे, विस्तार समझेंगे, क्योंकि उसमें दो राय नहीं है। इकाई अगर हम 7 की बात करें, इसमें हमको क्या पढ़ना है, चैलेंजेस ऑफ नेशन,
बिल्डिंग 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 यानी मानी मतलब क्या होता है, जो है राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कुछ हैं, इन चुनौतियों के बारे में हमको समझना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, इसमें आप देखते हैं, देखिए जैसे कि एथनिसिटी, एथनिसिटी माने होता है जातीयता, या जिसको आप संजातीयता कहते हैं। आपने सोशियोलॉजी में चैप्टर बहुत पढ़ा होगा, संजातीयता। संजातीयता वह समूह होता है, चाहे आप भाषा के द्वारा, मतलब कि अगर आप हिंदी वाले हैं तो संजातीयता आपके अंदर है, आप ब्राह्मण है संजातीयता है, आप एक धर्म के हिंदू संजातीयता है, मुस्लिम संजातीयता है, सिख संजातीयता हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई भी आधार हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो संजातीयता यानी कि एक ही जात, उसी को जातीयता कहते हैं, या संजातीयता बात एक ही है। ये कई आधार इसके हो सकते हैं, हम चर्चा करेंगे इस पहलू पर। इसके बाद में भाषा, ये सब राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं, चाहे संजातीयता हो, चाहे भाषावाद हो, चाहे जातिवाद हो। ठीक है, और चाहे कट्टरवाद हो, कट्टरवाद, जातिवाद, भाषावाद, जातीयता, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये तमाम प्रकार के ऐसे पहलू हैं जो राष्ट्र के निर्माण में बाधक हैं। तो इनके बारे में हमको पढ़ना, चूँकि संप्रदायवाद और इसके पहले और एक चीज़ मैंने बताया था आपको, वो ऊपर ही मैंने बता दिया है, वो भी राष्ट्र निर्माण में बाधक होते हैं, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता। इसीलिए यहाँ पर उसको नहीं रखा गया, वो उसको पहले ही पढ़ लेना है। ये सब कट्टरवाद, ये सब राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, चुनौती उत्पन्न करती है, तो इनके बारे में जानना है। उसके बाद में इकाई 8 और लास्ट आपका जो है आपका होगा इकाई, उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना, स्टेट जो है पॉलिटिक्स, यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स माने राज्य की जो राजनीति होती है उसके बारे में हमको जानना है। राज्य की राजनीति यानी कि स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, इसके बारे में विधिवत जानकारी हमको लेनी है। इसका नेचर समझना है, यानी कि प्रकृति क्या है इसकी, राज्य की राजनीति की, और इसका पैटर्न्स क्या है। ठीक है, और इसका लीडरशिप यानी नेतृत्व क्या है। ठीक है, ये किस पैटर्न पर राज्य की राजनीति की जा रही है, और इसका नेचर क्या है, और नेतृत्व कैसे इसका किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर आपको मज़ा आएगा हमारे साथ पढ़ करके। शुक्ला स्टडी पॉइंट इसी प्रकार से आपके साथ लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। तो आप सभी को अगर इन सभी चैप्टर संबंधित वीडियो चाहिए तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई भी वीडियो या फिर कोई भी कोर्स लॉन्च होता तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और यूट्यूब पर क्लासेस आपकी चलेंगी। 20 तारीख के बाद जहाँ तक है जो है क्लासेस आपकी कंटिन्यू करने का प्रयास रहेगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ओके, इसके अलावा आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं से हिंदी साहित्य का सिलेबस जो है आपका अपलोड हो चुका है, इसको देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य में आपको सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है, तो आप सभी लोग हिंदी साहित्य का सिलेबस देख लीजिएगा। जो छात्र छात्र हैं आपके, जो मित्र आपके हिंदी साहित्य लिए हैं, उनके पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। जियोग्राफी का भी सिलेबस अपलोड है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको बता दूं, सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो है, और सभी सब्जेक्ट के जो बुक होती है और पेपर नेम, इस वीडियो में, एक ही वीडियो में बता दिया गया, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इंग्लिश का जल्द ही आपके जो है चैनल पर, यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर इंग्लिश का पाठ्यक्रम BA थर्ड सेमेस्टर का जल्द ही मैं आपके समक्ष लाऊंगा। तो थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का जल्द ही आपके समक्ष आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और सोशियोलॉजी का भी जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और लाइक करके बताइए कि क्या इन सभी पर वीडियो बनानी चाहिए। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आप ला देते हो, निश्चित तौर पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाने का करने का प्रयास पूरा रहेगा। और ना फ्री में तो मतलब बिल्कुल यही प्रयास रहेगा कि आपकी 20 तारीख के बाद में जो होता है मैं बताऊंगा, कंटिन्यू क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ही चला देंगे। अगर आप लोगों की राय, अगर आप लोग एक जुटता के साथ आएंगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल खुले मंच पर आकर के पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों छात्र छात्राओं के लिए मैंने ये सिलेबस बता दिया है। आप अपने सभी दोस्तों के पास इस सिलेबस को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। मैंने सिलेबस पूरा बता दिया है। बहुत सारे लोग इसके जो है PDF के बारे में कह रहे हैं, सर PDF दे दीजिए। मैं PDF अभी इसका नहीं दूंगा,
क्यों नहीं दूंगा उसका भी कारण है, क्योंकि आप एक दो बार अभी वीडियो फिर से देख लीजिएगा ताकि आपके अंदर सिलेबस दिमाग में हो जाए, पीडीएफ में ना हो। उसके बाद में पीडीएफ जल्द ही आपके 20 तारीख के बाद में मैं खाली हूँगा, सभी की पीडीएफ आपके जो है व्हाट्सएप पर ग्रुप जो कुछ भी बने हुए पुराने उस पर, और बाकी टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस सभी से जुड़ जाइएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही सब जगह है, फेसबुक, तो उन सभी जगह मैं इसको शेयर करने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम ग्रुप है शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से, आप उस पर जुड़ेंगे तो आपको ये पीडीएफ मैं 20 तारीख के बाद में सेंड कर दूंगा। तब तक आप वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और गुड नाइट, आई लव यू सभी को, गुड नाइट, राम राम, सत श्री अकाल, सभी लोगों को आदाब, प्रणाम सभी को, और छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम हमेशा रहेगा, और आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखिएगा, और धन्यवाद। ओके, तो ये मैंने खुद ही अपने हाथों से बैठ करके आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लिखते हैं। मेरे पेपर भी चल रहे हैं, लेकिन इस समय मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके लिख रहा हूँ, इसीलिए 20 तारीख के बाद में मेरा पेपर समाप्त होगा। उसके बाद मैं विधिवत तरीके से आपके समक्ष आ जाऊँगा खुले मंच पर, और विधिवत तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। कैसा कहते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या कमियाँ रह रही हैं उसको भी बताइएगा। धन्यवाद।